नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के कुछ केस वापस लेगी और सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही कि इसके लिए एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। तमाम सारे इसमें प्रावधान भी रखे गए हैं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच बड़ी बात यह है कि जब हम न्याय संगत बात करते हैं, जब हम तर्क संगत बात करते हैं, तो इस बीच विपक्ष ने साफ तौर पर बयान दिया इस फैसले को लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर इसे असंवैधानिक करार दिया है। असंवैधानिक क्यों करार दिया है, कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम अदालतों को करना है, जो काम अदालतें करेंगी, वो काम अब क्या सरकारें करेंगी। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। तो यूपी सरकार के सूत्रों ने अभी कहा कि इसे लेकर स्क्रीनिंग का काम लगातार जारी है और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यूपी सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस ले लेगी। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच यूपी सरकार के इस कदम की आलोचना भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक करार दिया। तो योगी सरकार की केस वापसी की तैयारी, मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ केस वापसी की सरकार ने की है तैयारी और सियासी मुकदमों की स्क्रीनिंग अब अंतिम दौर में है। 20,000 से अधिक राजनीतिक मुकदमे वापस होंगे और सपा ने इस मामले को लेकर के तमाम सारे सवाल भी उठाए हैं। तो सरकार का फैसला असंवैधानिक है, सपा ने कहा। वहीं सरकार दागियों को बचाने में जुटी है। तो सरकार को जो है लगातार इस तरीके से दुरुपयोग बताया है, असंवैधानिक बताया और दागियों को बचाने में जुटी है सपा और केस वापसी संविधान के खिलाफ है। तो कुछ ऐसे ही सवाल विपक्ष ने लगातार उठाए हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी जमानत पर हैं। 2015 के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। 22 साल पुराना मुकदमा वापस लिया था सीएम योगी पर। 1995 में मुकदमा लगा था। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को फिलहाल वापस लेगी। तो तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। जब योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के सपा और कांग्रेस इसे असंवैधानिक बता रही है और अदालतों का काम क्या अब सरकारें करेंगी, ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हरीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ आसिफ रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आसिफ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हैं, कानूनी विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी के पास आ रहा हूं। आसिफ जी, जिस तरीके से योगी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की भी बात करें तो लगातार प्रतिक्रियाएं तमाम राजनीतिक दलों की आ रही हैं, विशेषज्ञों की आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर गलत और असंवैधानिक करार दिया है। तो जरा मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी टिप्पणी रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का किसी न किसी तरह से बचाव किया जा रहा है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सचान जी ने जब न्यायालय से उनको सजा हुई तो न्यायालय की फाइल लेकर वो भाग गए और 2 दिन तक न्यायालय की फाइल मिली नहीं। और जब माननीय न्यायालय ने कोई उसके लिए फाइल लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो उसके ऊपर वहां के एसएसपी की बाइट आई थी कि साहब हम इस पे विवेचना कर रहे हैं। जी
न्यायालय कोई एफआईआर लिखने की प्रार्थना पत्र दे रहा है और सरकार उसको मतलब एसएसपी कह रहा है कि हम उस पर विवेचना कर रहे हैं, वो भी एफआईआर लिखे बिना। इसका मतलब यह है कि आम आदमी उत्तर प्रदेश में जब थानों में एफआईआर लिखवाने जाता होगा तो सोचिए कि इस भ्रष्टाचारी सरकार में आम आदमी के साथ किस तरह से व्यवहार थानों के अंदर हो रहा होगा। और ये मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं, ये माननीय न्यायालय का अपमान किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो है हमारे बेंच ने ऑर्डर किया है कि जो कोई भी मुकदमा वापस नहीं होगा हाईकोर्ट के नॉलेज में डाले बिना, उसके बाद भी ये मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या इनको न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है जी? इसका मतलब इनको न्यायालयों पे भरोसा नहीं है जी। तो फिर बंद कर देना चाहिए, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। साहब फैसला जो सरकार कर देगी वो फाइनल हो गया जी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने देश पे राजशाही नहीं करी है। जिस आदमी के मुकदमे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, अलग से अदालतें बन गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी जल्दी मुकदमा चालू कराइए, अगर निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे। इसका मतलब आप जानते हैं वो दोषी है तो मुकदमा वापस ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ डूबी हुई है जी। हरीश जी, आपने बात सुनी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी की साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया, गलत और असंवैधानिक करार दिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात की। देखिए, आसिफ रिजवी साहब इसे तो सतह में वकालत करते हैं, तो मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया और इन सब विधाओं से पूरी तरह से वो विज्ञ होंगे। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो भ्रामक तस्वीर पेश करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि आप बहुत सारी जो पिछली सरकारें हैं उनमें आप उठा के देख लीजिए तो प्रायः उस तरह के मामले जिसमें राजनीतिक धरना प्रदर्शन करते हुए, कोई आंदोलन करते हुए इस तरह से जो मुकदमे दर्ज हुए और उनके लोग वो वापसी होती है पहले से जी। लेकिन वापसी की प्रक्रिया ये राजनीतिक नहीं, वो उसमें एक कमेटी है, वो कमेटी उस पर विचार करती है और विचार करने के बाद जो जिले की रिपोर्ट मांगी जाती है फिर उस पर विचार होता है। गृह मंत्रालय में अब प्रमुख सचिव और बहुत सारे इसमें 2-3 अधिकारी हैं। मैं कानून का विशेषज्ञ होने के लिए बात कह रहा हूँ कि अगर प्रदर्शन के नाम के ऊपर जनता की गाड़ियां तोड़ी गई हैं और उसके मुकदमे दर्ज हैं। आसिफ जी, मैं आ रहा हूं, जरा हरीश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए क्योंकि वो स्टूडियो में नहीं है, उनकी आवाज सुनकर बहुत साफ नहीं आ पा रही। आसिफ जी, मैं आऊंगा आपके पास, हरीश जी अपनी बात कर ले, मैंने आपको पूरा मौका दिया जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट इसीलिए दिया है ना कि पिछली सरकारों ने गलत किया है, तो आप ठीक करिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने गलत किया, बहन मायावती जी ने गलत किया, दूसरी तरफ जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? जी चलिए, सवाल क्योंकि जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है इसलिए जी। आसिफ जी, बहुत एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं, जो वैधानिक प्रक्रिया है वो मैं बता रहा हूँ और अगर आपको जानकारी न हो तो आप भी समझ लो। चलिए जी, समझाइए जी। तो कमेटी अगर वो रेकमेंड करती है, टेक्निकल आधार पर उस पर विचार होता है, जानकारी में ये बात उसके बाद अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि वो न्यायालय से भरोसा क्यों नहीं है, न्यायालयों पे भरोसा क्यों नहीं, बिना न्यायालय से अप्रूव हुए, बिना न्यायालय से अप्रूव हुए कोई मुकदमा किसी का वापस नहीं हो बनाया है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, पर क्यों जा रहे हैं? उसकी क्या मजबूरी है कि आप जा रहे हैं? आप तो यही कह रहे हैं ना कि जब पुरानी सरकारों ने ऐसा किया, पुरानी सरकारों ने बिल्कुल गलत किया। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर किया तो गलत किया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए उखाड़ फेंका है मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को, और आप भी वही कर रहे हैं। ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे, उत्तर प्रदेश के उस कानून आसिफ जी, गलत और सही का फैसला नहीं, यहाँ पर हम चीजों को समझने की चीज सामने आई है, मामला सामने आया, तो इसलिए मैं प्रतिक्रिया भी चाह रहा हूँ। ठीक है, जल्दी हरीश जी अपनी आप बात रखिए, एक करके जैसा कि हरीश जी ने कहा एग्रेसिव नहीं हुई है, बात समझे। यहाँ पर एक बड़ा पैनल बैठा है, इसीलिए आज हमने कई जानकार। ठीक है, चलिए हरीश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आऊंगा इधर जी। न्याय व्यवस्था का मजाक मैंने कहा कि उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है और उसमें एक कमेटी है जी, उसमें जिलाधिकारी और रिपोर्ट मांगी जाती है, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक है, एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है जी। ठीक है, चलिए समीर जी के पास आऊंगा। समीर जी भी विपक्ष में। समीर जी, जब सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, एक वैधानिक प्रक्रिया, तो फिर इतना विरोध क्यों इसे गलत कहा जा रहा है, क्यों इसे असंवैधानिक करार दिया जा रहा है? जी आलोक जी, हाँ, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है 2014 के बाद से हम जो देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेजॉरिटी डिसीजंस हैं, मेजॉरिटी चाहे वो लॉज पास हुए हों, विधेयक पास हुए हों या फिर इनकी जो भी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोकतंत्र और हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उनके खिलाफ होता ही है। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात होने वाली तो कहीं है नहीं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई, अभी जो आप जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं, अगर ऐसा कोई आने वाली है सूचना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा 2017 में सरकार बनने के बाद कैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लगे हुए केस वापस लिए। उसी साल दिसंबर में उन्होंने 20,000 और केस वापस विड्रॉ करने के क्या विधेयक पास किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने फर्स्ट टर्म में आने के बाद भी ये किया था और दूसरे टर्म में आने के बाद यही कर रहे हैं और ये करना बहुत जरूरी है। आप देखिए जिस तरीके से अभी प्रतीक सचान जी पे कार्रवाई हुई, उसके बाद वो फाइल लेके भाग गए। अभी इनके जो मंत्री हैं संजय निषाद जी, उन पर भी कार्रवाई हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 44% तो इनके मंत्री दागी हैं और 44% मंत्री दागी होने के अलावा एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 42% ऐसे मंत्री हैं जिन पे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, अब इसका वो जो भारतीय जनता पार्टी भाई अपनी बात कह रही है, अपराध भी क्या पार्टी वाइज चलेंगे? अब क्या अपराधी भी अब पार्टी वाइज चलेंगे? जी, ये तो देखिए कि जो कानून बनाने के लिए रखे गए हैं, अगर उन पे ही इतने आपराधिक मामले और संगीन आपराधिक मामले अगर दर्ज हैं और उसके तहत ऐसी कार्रवाई हो रही है, लेकिन चोंगा क्या उड़ा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते जितनी कार्रवाई हुई है उसको राजनीतिक द्वेष के चलते हुए कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कहूंगा शून्य हुई है। चाहे बसपा की सरकार हो, उसमें हमने देखा था किस तरह विपक्ष को नाकाम करने के लिए, विपक्ष की आवाज रोकने के लिए लाठीचार्ज हुए थे, कई सारे मुकदमे लगाए गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई है उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरह विपक्षियों यहाँ पर ये मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही। चलिए मैं इसके समीर जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूं। मैंने इस पूरे मामले को लेकर के हरीश जी की भी टिप्पणी चाहिए। उन्होंने सब कुछ कहा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। मैं इसको जरा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो कानूनी पेचीदगियों को लेकर के लगातार विपक्ष इसे असंवैधानिक क्यों करार दे रहा है? देखिए, विपक्ष असंवैधानिक क्यों करार दे रहा है और सत्ता इसको क्यों संवैधानिक करार दे रही है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, तो राजनीतिक बयानबाजियां हैं। जो कानूनी प्रावधान है मैं उस पर ज़रूर बात करूंगा कि हमारे जो कानून है सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, इनमें केस विड्रॉल का प्रोविज़न दिया हुआ है और केस विड्रॉल के लिए कई सारी कंडीशंस भी लगाई गई हैं। जनरली जो 3 साल से कम की सज़ा वाले केसेस होते हैं उनको विड्रॉल किया जा सकता है। ये सेक्शन 320 है आईपीसी का, उसमें ग्रेवियस और नॉन ग्रेवियस केसेस की डेफिनेशन दी हुई है कि किसको ग्रेवियस कहा जाएगा और किसको नॉन ग्रेवियस कहा जाएगा। और जिनमें 3 साल की सजा होती है, जनरली उन केसेस में, हर केस में नहीं, जनरली उन केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, केसेस विड्रॉल हो सकते हैं और कोर्ट के संज्ञान में ही होते हैं। सरकार अपनी तरफ से नहीं करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी होगा वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देगा और जो भी कमेटी सरकार की तरफ से बनती है वो किन कारणों से उन विवादों को वापस लेना चाह रही है वो कारण वो जस्टिफाई कराएंगे और कोर्ट अगर उनकी बातों से सहमत होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो कोर्ट उस विड्रॉल की परमिशन को अलाउ कर देगा। ऐसा हमारे कानून में प्रावधान है। अब ये सही है या गलत है, ये राजनीतिक तौर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, लेकिन जो प्रावधान था मैंने इसीलिए खास करके समझना चाहा। मैंने अब जिस तरीके से आए हुए मेहमानों से समझा, मैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी आज हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। मनोज जी, आपने राजनीतिक दलों की भी बात सुनी, एक्सपर्ट की भी बात सुनी, कुल मिलाकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर से अब क्या छुटकारा मिलने वाला है? मुकदमा वापसी की जो चल रही है और विरोध किस तरीके से हो रहा है? ऐसे आपने तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, किस तरीके से मुकदमा वापसी की जो तैयारी को लेकर, सबसे पहले मैं इसको समझना चाहूंगा। आलोक जी, दरअसल चुनी हुई सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसको दरअसल समिति के जरिए और ये कहिए कि लीगल ओपिनियन के जरिए या जिस तरीके से कमेटी गठन का जिक्र भी हरीश जी ने किया या हर्षवर्धन ने किया, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। वीर बहादुर सिंह से लेकर के योगी जी तक कोई पहली बार ये नहीं हुआ कि आपराधिक मुकदमे वापस हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा विवाद में एक घटना आई थी, अगर आपको याद हो, 2007 में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे बनारस में, और 2013 में जब उसकी कोर्ट वापसी की बात हुई तो हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जज ने उसको खारिज करते हुए कहा कि इस पर जो भी राय या इस पर जो भी निर्णय होगा वो केंद्र की सरकार से लिया जाए, ये हमारे यहाँ से ये मामला नहीं हो सकता। इसका मतलब कि
जो अभी दिलीप वर्धन बात कह रहे थे, और इस मामले में भी ये कहा गया है कि 2 साल से कम या 2 साल तक, और कोविड पीरियड में का भी हवाला है कि काफ़ी लंबे केसेज ऐसे रहे हैं जिनमें लोगों की बेल से, मतलब सज़ा से ज़्यादा उनकी बेल नहीं हो पाई है और वो उसके अभी भी जेल में हैं। तो कई चीज़ों को लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके एडीजी से लेके प्रमुख सचिव गृह ने एक और प्रार्थना पत्र, जैसे कि दिलीप जी ने कहा कि दरअसल सारी बात, सारी चर्चाओं के बाद, सारे डिस्कशन के बाद जाना कोर्ट में ही है, और कोर्ट में जाकर के एक आवेदन देंगे और उस पर ये कोर्ट का निर्णय है कि किनको वो बख्शती है और किनको नहीं बख्शती है। लेकिन चूंकि बात राजनीति की है और राजनीतिक बातें जब चर्चा में पक्ष विपक्ष में आएगी तो उसके बड़े मायने होते हैं, संदेश भी जाता है और वो संदेश सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरफ होता है। ऐसे गंभीर मामलों पर जहां तक मैंने आलोक जी यहाँ से जाने से पहले जानकारी भी की और हमने चर्चा भी की, हमने जानना चाहा कि चूंकि आपका पक्ष रखना है, इसमें किसी भी गंभीर मामले में कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, उसमें कहा यह गया है कि 3 साल से कम सजा याफ्ता या 2 साल तक, या राजनीतिक विद्वेष या किन्हीं अन्य कारणों से जिन लोगों को सजा हुई है, जो मुकदमे हैं या जो जेल में हैं, उन पर विचार के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीजी से और प्रमुख सचिव गृह इस पर बैठ करके चर्चा करें और उसके बाद उस प्रक्रिया को लेकर के उसको फिर आगे हम बढ़ें। जी, यानी कि एक पूरा प्रोसेस है और वो सरकार अगर फॉलो कर रही है। और हरीश जी, मनोज जी ने भी देखे समझाई उसकी पेचीदगियां और कानूनी पेचीदगियां, जिस तरीके से दिलीप यशवर्धन जी ने भी बताई, तमाम सारे प्रोसेस को लेकर के सरकार चल रही है। और उसके बाद हरीश जी, ये सवाल उठ रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बाद क्यों सवाल ऐसे उठ रहे हैं? अब कैसे माकूल जवाब देगी अब सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को अगर अपना विपक्ष अपना धर्म और कर्तव्य सब यही समझ लेता है, केवल हम आलोचना करें, तो बात अलग की है। अन्यथा अगर विपक्ष को कहीं भी ये लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आखिर वो कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच करती? अगर उसके पास कुछ ऐसा फैक्ट फिगर है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो न्यायालय है ना। अखिलेश सरकार ने कुछ फैसले किए थे मुकदमे वापस करने के, और उस पे उच्च न्यायालय ने दखल दिया, वो वापस नहीं हुए। तो एक वो प्रक्रिया है, और दिलीप जी ने भी बताया और मनोज मिश्रा जी ने भी बताया, दोनों लोगों ने बताया कि एक प्रक्रिया के तहत होता है और न्यायालय से ही अप्रूव होता है। बिना न्यायालय के अप्रूवल के ये संभव नहीं है। न्यायालय उन फैक्ट्स फिगर में जाती है और जो भी सरकार के तर्क होते हैं और जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन से, और उन सारी चीजों की जांच परख के बाद ही इस तरह के निर्णय होते हैं जी। तो अब विपक्ष का काम यह है कि जब वो कोविड वैक्सीन पे आरोप लगा सकती है, तो बाकी तो किसी चीज को किस चीज पे आरोप लगाएगी। चलिए, आज हम अन्य आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आशिफ जी के पास एक बार फिर से आ रहा हूं, इसी मुद्दे पर फोकस करता हूं। देखिए सर, मैंने सीधे से सवाल, जो आपत्तियां थी, मैंने आपकी आपत्तियां भी सामने रखी। हरीश जी ने प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखी। हरीश जी ने से जब मैंने सवाल किया आशिफ जी, तो उन्होंने जवाब दिया अगर आपको आपत्ति है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए। अब बोलिए, अगर आपको आपत्ति है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, अदालत की बात भारतीय जनता पार्टी और इनके सरकार के मंत्री किसने सुनते हैं, यह भी सचान जी ने बताया है। जब अदालत ने सचान जी को अपराधी मानते हुए सजा दी, तो अदालत की फाइल लेकर भाग गए, और सरकार ने उस मैटर में जब न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिया फाइल लिखने का, तो एफआईआर तक नहीं लिखी। आज तक उस मसले में एफआईआर नहीं लिखी है। और वहां के तत्कालीन एसएसपी का बयान आया कि इस मैटर में हम विवेचना कर रहे हैं। न्यायालय का प्रार्थना पत्र, एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र देने के बाद एक एसएसपी का यह बयान कि मैं इसके ऊपर विवेचना कर रहा हूं बगैर मुकदमा लिखे, ये इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकती है। तुरंत मुख्यमंत्री को चाहिए था कि ऐसे मंत्री को सस्पेंड करें। नहीं तो आप क्या न्याय संगत व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं क्या? 2 दिन बाद फाइल वापस हुई। अरे भाई सुन लीजिए हरीश भाई, आप बड़े भाई, ये बात सुन लीजिए। न्याय व्यवस्था, आप बताइए कितना गलत काम हुआ ये? आप बताइए, अगर ये ऐसा चलता रहा तो क्या कुलदीप सिंह जैसे आदमी नहीं बच जाएंगे? क्या सचान जैसे लोग नहीं बच जाएंगे? राकेश टेनी जैसे लोग नहीं बच जाएंगे? आप बताइए कि स्टेट गुमराह करके टेनी की बेल हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को
इसमें इंटरटेनमेंट इसमें जो है संज्ञान लेना पड़ा जी। और माननीय उच्च न्यायालय की दी हुई बिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल किया। तो क्यों हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? आप बताइए कि एक कमजोर आदमी जो उत्तर प्रदेश में कोई कमजोर आदमी किसी मंत्री का सताया हुआ होगा, क्या उसके खिलाफ माननीय न्यायालय जा पाएगा? अरे इस सरकार में जब न्यायालय की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जब जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं और जज साहब की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो साहब कहां जाके अपनी बात कहेंगे? अब बताइए, मेरी बात का जवाब दे दें कि जब वहां की कोर्ट। चलिए हरीश जी, आपका सवाल का जवाब जल्दी से देंगे जी। हरीश जी, सवाल आपसे पूछा जा रहा है जी, जल्दी से, फिर मैं और मेहमानों के पास बताएं। आसिफ साहब को ये जानकारी है कि नहीं है कि उसी कोर्ट में राकेश सचान पेश हुए और जिसमें उनको दिन का ऑर्डर था, जहां सुनवाई हुई थी, जहां सजा सुनाई, तो क्या वो एब्सकॉन्डर हो गए? एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? तो उसका अपराध खत्म हो जाएगा। एब्सकॉन्डर थे, हरीश भाई पेश क्यों हुए? हरीश जी, न्यायालय में 2 दिन बाद सुनिए, तो एक बार सुन लेने दीजिए हरीश जी को। आपने सवाल करा है तो आप जवाब तो सुनिए कम से कम। हरीश जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। ये बात एक्सेप्ट करिए कि कोर्ट ने एप्लीकेशन दी है मुकदमा लिखने के लिए, मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? उन्हीं जज के सामने पेश हुए, उन्हीं जज के सामने पेश हुए, उन्हीं जज ने उनको सजा सुनाई। तो आप कौन सी अच्छा, इस सवाल का जवाब जरा मैं एक बार मनोज जी के पास आता हूं। मनोज जी, ये इस सवाल के जवाब का मैं 3-4 दिन से सामना कर रहा हूं कि राकेश सचान फाइल लेकर के आए। उस फाइल का राज क्या है आखिर? मनोज जी जरा, ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार है, उसमें ऐसी क्या ऐसी खास बात था, कोई रूट था, कुछ ऐसी चीज थी? जरा मनोज जी से मैं सवाल का जवाब लेता हूं। जिस फाइल को लेकर के सवाल उठ रहा है, उस फाइल में आखिर ऐसा क्या जो लेकर के भागे थे? और इस सवाल को विपक्ष सवाल को उठा रहे लगातार। हाँ आलोक जी, देखिए, दरअसल जब प्रथम दृष्टया एक अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने उस निर्णय को सुरक्षित किया, तो सुरक्षित होने के दौरान मंत्री जी वहां से पलायन कर गए, ये बात सबको पता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि 2 साल या 3 साल के अंदर की सजा, कोई भी किसी भी केस में किसी सजा होती है तो उसको उसी के जो जुडिशियल से या कहीं डिस्ट्रिक्ट जज से, देखिए, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिया एफआईआर लिखने के लिए, मैं बीच और न्यायालय के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एसएसपी साहब ने बाइट दी है कि साहब हम जो हैं इसके बिंदुओं पर विवेचना कर रहे हैं। आलोक जी, मैं बीच में पूछना चाहता हूँ आसिफ जी, आप अपनी बात रख लीजिए। मनोज जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी, जो आपने पत्रकार पर सवाल आपने खड़े कर दिए, आपने विपक्ष के तौर पर यहाँ पर भी देखिए पत्रकार के साथ भी विपक्ष का। जी जी, अगर मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद अगर आप बोलेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ पर मैं सबको बराबर से मौका दे रहा हूँ, आपको मैंने अपनी बात रखने का मौका दिया। चलिए, अब जब मैं वरिष्ठ पत्रकार से सवाल पूछ रहा हूँ तो मौका दीजिए। आप पहले सुनिए मनोज जी का, पहले जवाब सुनिए, फिर मैं आ गया जी। मनोज जी अपनी बात पे जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। हाँ मनोज जी, दरअसल आपने मुझसे पूछा कि उस दिन हुआ क्या था। तो मैंने आपको बताया उस दिन हुआ ये कि फैसला सुरक्षित होने तक निर्णय नहीं आने के बीच में वहां से मंत्री जी फरार हुए या नहीं रहे, ये बात सबको पता है। अब उस बीच की बात कर रहे हैं, जैसे भी कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। देखिए, दरअसल एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई तो बाकी लोग क्या कर रहे थे वहां पर। और कोर्ट का एक नियम होता है, मुझसे बेहतर आप और दिलीप जी इस बात को जानते हैं कि 3 साल के अंदर अगर सजा सुनाई जाती है और कोर्ट का फैसला सुरक्षित 1 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 5 दिन में हो सकता था। तो जो आप 2 दिन या 3 दिन का जिक्र कर रहे हैं, सजा होने के बाद का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है आलोक जी, जब आप संवैधानिक पदों पे होते हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। शायद अगर वहां मौजूद होते हो, सजा सुनाई जाती, उसके बाद वो बेल लेते, तो सरकार की और उनके मंत्री पद के बाकी बीजेपी को इतनी किरकिरी या इतने जवाब हरीश जी को नहीं झेलने पड़ते। लेकिन इन बीच में देखिए, कानून का फायदा सभी उठाते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपके यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा। सचान जी खबरों में फेस कर रहा हूं इस सवाल को, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो हरीश जी, दरअसल उस बीच के दौरान का लाभ मंत्री जी ने उठाया, फैसले को सुरक्षित होने तक उनको या तो अंदाजा, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कोर्ट की चीजें लीक नहीं होती, लेकिन निर्णय होने के बाद वो कोर्ट में हाजिर हुए, उसके बाद उनकी बेल हुई। अब मैं आता हूं आलोक जी आपके सवाल पर। देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा,
सरकारें पहली बार मुकदमा वापस नहीं ले रही हैं। गंभीर अपराध के मुकदमे चाहे 307 हो, 302 हो, 308 हो या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अलावा इस बार जो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे, चूंकि देखने के पीछे रीजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के पुलिस हेड, डीजी की रिपोर्ट से लेकर के, गृह से लेकर के, उसके बाद प्रार्थना पत्र जाएगा कोर्ट को। अगर प्रवक्ता सपा को या प्रवक्ता कांग्रेस को किसी को उस पर ऑब्जेक्शन है तो उस पर खड़े होकर के दाखिल करें और उसको रोकें। प्रवक्ता कांग्रेस की नहीं है बात। कुल मिलाकर ये मुकदमा वापसी का जो प्लान था और उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्यों सवाल उठ रहा है और इन सवालों का जवाब अब सत्ता पक्ष कैसे देगी, क्या कुछ कानूनी पेचीदगियां, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज के कुरुक्षेत्र में डिबेट में हमने बड़ा पैनल बुलाया, हेल्दी पैनल बुलाया है, कुछ और भी सवालों के जवाब। लेकिन छोटा सा ब्रेक, फौरन